जरा कल्पना कीजिए कि सड़क किनारे एक बहुत ही भारी भरकम ट्रक खड़ा है। मतलब एक जगह बिल्कुल स्थिर है। बिल्कुल शांत, उससे किसी को कोई खतरा नहीं है। हाँ बिल्कुल। उससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। लेकिन दूसरी तरफ मान लीजिए एक बहुत ही छोटी सी धातु की गोली है, कुछ ग्राम की, और उसे बेहद तेज गति से दागा जाए। ओह, वो तो पूरी तरह से विनाशकारी हो सकती है। सही कहा। तो मतलब एक तरफ हमारे पास हजारों किलो का एक स्थिर लोहे का ढांचा है और दूसरी तरफ कुछ ग्राम की एक तेज रफ्तार चीज। तो ये द्रव्यमान और गति का कौन सा खेल है जो हमारे आसपास की हर एक चीज को कंट्रोल कर रहा है? आज के इस गहन विश्लेषण में हम उन्हीं अदृश्य ताकतों की गहराई में जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि चीजें आखिर चलती कैसे हैं और रुकती क्यों हैं। हाँ, और टकराने पर असल में होता क्या है। हमारे पास जो आज के स्रोत हैं, जो विज्ञान के कुछ बेहद दिलचस्प अध्याय हैं, वो हमें यही बताते हैं। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इन किताबी लगने वाले नियमों को हम असली जिंदगी में लागू करके देखें। मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है, क्योंकि जब हम भौतिकी के यानी फिजिक्स के इन बुनियादी नियमों की बात करते हैं ना, तो हम असल में उस अदृश्य ढांचे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं जिस पर हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। मतलब ये बल या फोर्स कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे किसी ने कभी अपनी आंखों से देखा हो या छुआ हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम केवल इसके प्रभावों को देख सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। हाँ, जैसे हम किसी चीज को खींचने, धकेलने या ठोकर लगने को महसूस करते हैं। लेकिन बल अपने आप में तो अदृश्य है। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प मुझे लगती है वो ये है कि मानव इतिहास के एक बहुत बड़े हिस्से तक दुनिया के बड़े बड़े विचारक भी इस बात को लेकर एक बहुत बड़ी गलत फहमी में थे। बहुत बड़ी गलतफहमी। मतलब सदियों तक यही माना जाता था कि ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु की जो स्वाभाविक अवस्था है वो रुके रहना है। अच्छा, मतलब अगर कोई चीज चल रही है तो उसका अंतिम लक्ष्य रुकना ही है। हाँ बिल्कुल। अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों ने भी लगभग 2000 साल तक यही विचार दुनिया में स्थापित कर रखा था। उनका मानना था कि चीजें चलते चलते ना थक जाती हैं। थक जाती हैं। वैसे देखा जाए तो रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से ये निष्कर्ष काफी स्वाभाविक लगता है। मतलब अगर कोई जमीन पर एक गेंद लुढ़काए तो वो कुछ दूर जाकर अपने आप रुकी जाती है। सही कहा। इसे देखकर कोई भी आम इंसान यही सोचेगा कि गेंद की मंजिल तो रुकना ही है। हाँ, और अगर हम थोड़ा तार्किक रूप से भी सोचें तो उस जमाने के लोगों को ये बात एकदम सही लगी होगी। मान लीजिए एक भारी लकड़ी का बक्सा जमीन पर रखा है, वो अपने आप तो हिलेगा नहीं। बिल्कुल नहीं हिलेगा। उसे खिसकाने के लिए हमें लगातार धकेलना पड़ता है, और जैसे ही हम धक्का देना बंद करते हैं बक्सा उसी वक्त रुक जाता है। और बस यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो रही थी। मतलब वो बक्सा इसलिए नहीं रुकता क्योंकि वो रुकना चाहता है। एकदम सही पकड़ा आपने। लोग ये नहीं देख पा रहे थे कि बक्सा रुकना नहीं चाहता। वो इसलिए रुकता है क्योंकि उस पर एक और अदृश्य बल काम कर रहा होता है, और वो बल है घर्षण यानी फ्रिक्शन। ओह, फ्रिक्शन। हाँ, जब हम बक्से को धक्का देते हैं ना, तो हम सिर्फ उसे आगे नहीं बढ़ा रहे होते, बल्कि हम जमीन और उस बक्से की सतह के बीच मौजूद उस घर्षण बल से लड़ रहे होते हैं। इसे संतुलित और असंतुलित बल का खेल कहते हैं। मैं इस बिंदु पर थोड़ा और गहराई में जाना चाहूंगी, क्योंकि सतहें ऊपर से देखने में तो बहुत चिकनी लग सकती हैं, जैसे घर का लकड़ी का फर्श हो या चिकनी टाइल्स हो। हाँ, देखने में तो वो एकदम परफेक्ट लगती है। लेकिन अगर हम उन्हें सूक्ष्म स्तर पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखें तो दुनिया की कोई भी सतह पूरी तरह से चिकनी नहीं होती है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर हम एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो एक एकदम चिकनी दिखने वाली टाइल भी हमें पहाड़ों और घाटियों की तरह खुरदरी दिखाई देगी। उबड़ खाबड़ सी। हाँ, उबड़ खाबड़। तो जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उनके ये सूक्ष्म पहाड़ और घाटियां एक दूसरे में पूरी तरह उलझ जाते हैं, और इसी उलझन को, इसी रुकावट को हम घर्षण या फ्रिक्शन कहते हैं। तो जब तक हमारा धक्का देने वाला बल यानी जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो इस उलझन को तोड़ने के लिए काफी नहीं होता, तब तक बक्सा खिसकता ही नहीं है। एकदम सटीक। जब तक आपका बल घर्षण बल से ज्यादा नहीं होता, वो बैलेंस्ड फोर्स रहता है, और गति तभी होती है जब हमारा बल ज्यादा हो जाता है, जिसे हम असंतुलित बल या अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगातार चलने के लिए हमें लगातार बल नहीं लगाना पड़ता, हमें सिर्फ उस फ्रिक्शन को हराने के लिए बल लगाना पड़ता है। बिल्कुल, यही तो मुख्य बात है।
तो अगर हम मान लीजिए अंतरिक्ष में हो जहाँ कोई हवा नहीं है, कोई सतह का घर्षण नहीं है, तो एक बार धक्का देने पर क्या वो बक्सा हमेशा के लिए चलता रहेगा? हाँ, वो अनंत काल तक चलता रहेगा। और आपको पता है, ठीक यही विचार गैलीलियो ने सदियों पहले दुनिया के सामने रखा था, जिसने पूरी विज्ञान की दिशा ही बदल कर रख दी। गैलीलियो का वो मशहूर प्रयोग। हाँ, गैलीलियो ने एक बहुत ही चतुर प्रयोग किया था। उन्होंने एक ढलान, एक आनत तल बनाया और उस पर एक कांच की छोटी सी गोली को लुढ़काया। उन्होंने ध्यान दिया कि ढलान से नीचे आते समय उस गोली की गति लगातार बढ़ती है, और जब वो सामने वाली ढलान से वापस ऊपर चढ़ती है तो उसकी गति घटती है। लेकिन गैलीलियो की असली प्रतिभा तो उनके उस थॉट एक्सपेरिमेंट में थी, है ना? मतलब उनके वैचारिक प्रयोग में, जहां उन्होंने वास्तविक दुनिया की इन सीमाओं को ही हटा दिया था। बिल्कुल, उन्होंने कल्पना की कि अगर हम ढलान के सामने वाली सतह को पूरी तरह से क्षैतिज यानी समतल कर दें और वहां मौजूद हर तरह के घर्षण को जादुई रूप से शून्य कर दें, तो आखिर क्या होगा? तो वो गोली तो कभी नहीं रुकेगी। सही कहा। उनका निष्कर्ष यही था कि वो गोली अपनी उसी मूल ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश में अनंत काल तक बिना रुके एक सीधी रेखा में चलती ही रहेगी। मतलब गति करने के लिए किसी बल की जरूरत ही नहीं है। बल तो केवल गति को बदलने या फिर उसे रोकने के लिए चाहिए। एकदम सही। और गैलीलियो के इसी क्रांतिकारी विचार को बाद में आइजैक न्यूटन ने अपने गति के पहले नियम का रूप दिया, जिसे हम जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। हाँ, इनर्शिया। और अगर मैं इसे बहुत ही आम और सीधे शब्दों में कहूं तो हमारे ब्रह्मांड की हर एक चीज बेहद जिद्दी है। जिद्दी, ये काफी अच्छा शब्द है इसके लिए। हाँ, मतलब वो जो कर रही है ना, वो बस वही करते रहना चाहती है। न्यूटन के पहले नियम का सार बस इतना ही है, जो चीज रुकी हुई है वो रुकी रहना चाहती है, और जो चीज चल रही है, जो चीज एक समान गति से किसी दिशा में चल रही है, वो उसी दिशा में उसी गति से चलते रहना चाहती है, जब तक कि बाहर से कोई ताकत या बल उसे रोकने या उसकी दिशा बदलने के लिए मजबूर न करे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगती है कि इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आसानी से देख सकते हैं। कैरम बोर्ड का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, कैरम बोर्ड एक बहुत ही शानदार उदाहरण है इसका। जब हम गोटियों की एक पूरी ढेरी बनाते हैं और बिल्कुल नीचे वाली गोटी को स्ट्राइकर से जोर से मारते हैं, तो सिर्फ वो नीचे वाली गोटी ही तेजी से बाहर निकल जाती है। और बाकी गोटियों का क्या होता है? बाकी की पूरी ढेरी अपने उस जड़त्व के कारण, अपनी उसी जिद के कारण सीधे नीचे गिर जाती है। वो गोटियां अपनी जगह पर स्थिर थीं और वो स्थिर ही रहना चाहती थीं। बिल्कुल। और पानी से भरे गिलास को अगर आप ट्रे पर रखकर अचानक तेजी से घुमाएं या खींचें, तो पानी का छलक जाना भी इसी जड़त्व का नतीजा है। क्योंकि गिलास तो गति में आ गया, लेकिन पानी अपनी जगह पे ही रुका रहना चाहता था। एकदम सही। लेकिन यहाँ ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। क्या हर एक वस्तु की ये जो जिद है या ये जो जड़त्व है, क्या वो हमेशा एक बराबर होता है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता है। मतलब अगर मैं एक खाली कार्डबोर्ड के बक्से को धक्का दूं, तो वो तो बहुत आसानी से खिसक जाएगा। लेकिन अगर मैं उसी बक्से को भारी ईंटों या किताबों से भर दूं, तो उसे हिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यहीं से, इसी मुश्किल से हमें द्रव्यमान यानी मास का असली अर्थ समझ में आता है। तो मास सिर्फ भारीपन नहीं है? नहीं, भौतिकी में द्रव्यमान केवल ये नहीं है कि कोई चीज कितनी भारी है, बल्कि ये असल में जड़त्व की माप है। किसी वस्तु में जितना अधिक द्रव्यमान होगा, उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। मतलब वो अपनी स्थिति बदलने का उतना ही कड़ा विरोध करेगी, वो उतनी ही ज्यादा जिद्दी होगी। बिल्कुल। और ये जड़त्व का जो सिद्धांत है ना, ये हमारी अपनी जिंदगी बचाने के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा आप मोटर गाड़ियों और कार दुर्घटनाओं के विज्ञान से लगा सकते हैं। ओह, सीट बेल्ट वाला मामला। हाँ, जब हम किसी कार में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे होते हैं, तो सोचिए, सिर्फ कार ही 100 की स्पीड से नहीं चल रही है। हाँ, हमारा शरीर भी तो उसी स्पीड से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। बिल्कुल। और जब कार अचानक किसी चीज से टकराती है या मान लीजिए बहुत जोरदार ब्रेक लगाया जाता है, तो कार पर तो एक बाहरी बल लगा जिसने उसे अचानक रोक दिया। लेकिन हमारे शरीर पे तो वो बल सीधे तौर पर लगा ही नहीं। यही बात है, हमारे शरीर पर वो बल नहीं लगा। इसलिए हमारा शरीर अपने उसी जड़त्व के कारण उसी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे की ओर बढ़ता रहता है। बाप रे! और अगर हमने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, तो हम सीधे गाड़ी की विंडशील्ड से जा टकराएंगे। बिल्कुल। और वो जानलेवा हो सकता है। सुरक्षा बेल्ट या सीट बेल्ट वास्तव में वो बाहरी बल है जो हमारे शरीर की गति को गाड़ी की गति के साथ धीमा करने का काम करता है। मतलब वो बेल्ट हमारे शरीर के उस जड़त्व को तोड़ता है जो हमें तेजी से आगे की तरफ फेंक रहा था।
विज्ञान किस तरह से हर जगह हमारी सुरक्षा में काम कर रहा है, ये उसका एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। हाँ बिल्कुल। तो पहले नियम ने हमें ये तो बहुत अच्छे से समझा दिया कि बल करता क्या है, ये चीजों की स्थिति बदलता है। लेकिन अब एक नया सवाल उठता है। कौन सा सवाल? कि किसी वस्तु की गति बदलने के लिए आखिर कितने बल की आवश्यकता होगी? और यहीं से हम एक और बहुत ही दिलचस्प अवधारणा में प्रवेश करते हैं। हाँ, और ये हमें गति के दूसरे नियम की ओर ले जाता है। और यहाँ एक नया शब्द हमारे सामने आता है, संवेग, या जिसे हम मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम पोटेंशियल है, मतलब उसका कुल प्रभाव कितना होगा। इसे हम सिर्फ भारीपन से नहीं समझ सकते और सिर्फ तेजी से भी नहीं। आपने इसे बहुत ही सही तरीके से परिभाषित किया है। मोमेंटम असल में द्रव्यमान और वेग यानी मास और वेलोसिटी का एक संयोजन है, उनका गुणनफल है। P = mv। P = mv, है ना? हाँ बिल्कुल। अगर हम शुरुआत वाले उस ट्रक और गोली के उदाहरण पर वापस जाएं, तो जरा सोचिए, एक खड़ा हुआ भारी ट्रक खतरनाक नहीं है, क्योंकि उसका वेग यानी उसकी स्पीड 0 है, तो इसलिए उसका कुल मोमेंटम भी 0 है। सही कहा। लेकिन अगर वही ट्रक बहुत धीरे धीरे, मान लीजिए सिर्फ 2 या 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी आगे बढ़ रहा हो, तब भी उसे रोकना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान इतना अधिक है कि वो धीमी स्पीड के बावजूद उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। एकदम सटीक। और ठीक उसी तरह एक बंदूक की गोली का उदाहरण लीजिए। उसका द्रव्यमान तो बहुत ही कम होता है, कुछ ग्राम बस। हाँ, लेकिन जब उसे दागा जाता है तो उसका वेग इतना प्रचंड होता है कि उसका मोमेंटम अत्यधिक हो जाता है। बिल्कुल। न्यूटन का गति का दूसरा नियम हमें यही बताता है कि बल वास्तव में मोमेंटम में होने वाले इसी बदलाव से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ एक और चीज है जो अक्सर लोगों से छूट जाती है। और वो क्या है? वो है समय का प्रभाव। अच्छा, हाँ, मतलब बल केवल इस बात पे निर्भर नहीं करता कि मोमेंटम कितना बदल रहा है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो बदलाव कितनी जल्दी हो रहा है। एकदम सही। भौतिकी की भाषा में अगर कहें तो बल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज। मतलब हम किसी चीज के मोमेंटम को कितनी तेजी से 0 पर लाते हैं, वही ये तय करेगा कि उस पर बल कितना जोरदार लगेगा। बिल्कुल। और इसे हम क्रिकेट के मैदान के एक बहुत ही शानदार दृश्य से समझ सकते हैं। ओ, कैच लपकने वाला उदाहरण। हाँ, आपने ध्यान दिया होगा, जब एक फील्डर हवा में बहुत तेजी से आ रही गेंद को लपकने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, तो वो गेंद को वहीं के वहीं कठोर हाथों से नहीं रोकता। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करता। वो गेंद को पकड़ते हुए अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। और ऐसा करके फील्डर अनजाने में ही या शायद जानबूझकर न्यूटन के दूसरे नियम का उपयोग कर रहा होता है। देखिए, गेंद का मोमेंटम बहुत अधिक है और उसे 0 करना है। अगर वो गेंद को अचानक से वहीं रोक ले तो क्या होगा? अगर वो ऐसा करता है तो मोमेंटम में परिवर्तन 1 मिलीसेकंड के भीतर हो जाएगा। समय बहुत ही कम होने के कारण परिवर्तन की दर बहुत अधिक हो जाएगी। और इसका नतीजा ये होगा कि फील्डर की हथेली पर लगने वाला बल इतना ज्यादा होगा कि हड्डियां तक टूट सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन अपने हाथों को पीछे खींचकर वो फील्डर मोमेंटम को 0 करने की इस प्रक्रिया में लगने वाले समय को बढ़ा देता है। मान लीजिए उसने समय को 1 मिलीसेकंड से बढ़ाकर आधा सेकंड या 1 सेकंड कर दिया। हाँ, और समय के इस तरफ बढ़ने से मोमेंटम में परिवर्तन की दर काफी कम हो जाती है और नतीजतन हाथों पर लगने वाला बल इतना कम हो जाता है कि फील्डर को चोट नहीं लगती। ये तो कमाल है। और मुझे लगता है कि जो ऊंची कूद वाले एथलीट होते हैं, उनका गद्दे या बालू पर गिरना भी इसी सिद्धांत पर काम करता है ना? एकदम सही। वो भी गिरने के समय को बढ़ा देते हैं, जिससे बल कम हो जाता है। ये समय का सदुपयोग ही है जो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। और आधुनिक कारों में भी तो इसका इस्तेमाल होता है, जो आगे और पीछे क्रम्पल जोन बनाए जाते हैं। हाँ, क्रम्पल जोन्स का भी बिल्कुल यही काम है। वो दुर्घटना के समय तुरंत किसी दीवार की तरह नहीं रुकते, बल्कि वो धीरे धीरे पिचकते हैं, ताकि कार के रुकने का जो समय है वो थोड़ा बढ़ जाए और कार के अंदर बैठे यात्रियों पर लगने वाले झटके का बल कम हो जाए। बिल्कुल। तो देखिए, ये सब कितना तार्किक है। पहला नियम हमें जड़त्व के बारे में बताता है, दूसरा नियम हमें मोमेंटम और समय के इस शानदार खेल के बारे में बताता है। लेकिन अब हम जिस चीज का बात करने वाले हैं ना, वो अक्सर लोगों के दिमाग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती है। आप न्यूटन की गति के तीसरे नियम की बात कर रही हैं? हाँ, न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन। ये नियम बहुत ही सीधा लगता है सुनने में। ये कहता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब बल कभी भी अकेला नहीं होता,
वो हमेशा जोड़ों में यानी पैज में होता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी उलझन होती है और मुझे लगता है कि ये सवाल हर उस इंसान के दिमाग में आता है जो इस नियम को पहली बार थोड़ा गहराई से सोचता है। बताइए क्या उलझन है? देखिए, अगर हम इसे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, मान लीजिए मैं एक दीवार को 50 यूनिट के बल से धक्का दे रही हूँ। ये मेरी क्रिया है। ठीक है। और नियम के हिसाब से दीवार भी मुझे वापस 50 यूनिट के बल से ही धक्का दे रही है। ये उसकी प्रतिक्रिया है। बिल्कुल सही। तो ये दोनों बल तो एकदम बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं। तो गणित के साधारण नियम के हिसाब से 50 - 50 तो 0 हो जाना चाहिए ना। तो ये दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर देते? हम आगे कैसे बढ़ पाते हैं? मैं बताऊं, ये विज्ञान के छात्रों द्वारा पूछा जाने वाला सबसे बेहतरीन और सबसे तार्किक सवाल है। और इसका जवाब इस बात में छिपा है कि ये दोनों बल वास्तव में लग कहाँ रहे हैं। मतलब? देखिए, क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान और विपरीत जरूर हैं, लेकिन वो कभी भी एक ही वस्तु पर काम नहीं करते। वो हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। हाँ, इसे थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। यहाँ अलग अलग वस्तुओं का असल में क्या मतलब है? चलिए, आपके दीवार वाले उदाहरण को ही ले लेते हैं। जब आप दीवार को धक्का देती हैं तो क्रिया वाला जो बल है वो आपके हाथों द्वारा दीवार पर लग रहा है। वस्तु नंबर 1 दीवार। ठीक है, बल दीवार पर लगा। और जो प्रतिक्रिया वाला बल है वो दीवार द्वारा आपके हाथों पर लग रहा है। वस्तु नंबर 2 आपके हाथ। ओह, चूंकि दोनों बल दो अलग अलग चीजों पर लग रहे हैं, एक दीवार पर और एक आप पर, इसलिए वे एक दूसरे को गणितीय रूप से कैंसिल कर ही नहीं सकते। बल केवल तभी एक दूसरे को कैंसिल करते हैं जब वो एक ही वस्तु पर विपरीत दिशाओं से लग रहे हों। हाँ, ये तो बहुत ही कमाल का नजरिया है। तो अगर हम चलने की प्रक्रिया को देखें, सड़क पर पैदल चलने को, तो क्या ये भी इसी सिद्धांत पर काम करता है? 100%। चलना वास्तव में अपने आप को आगे धकेलना है ही नहीं, ये जमीन को पीछे धकेलना है। बाप रे, ये सोचने का बहुत ही अलग नजरिया है। मतलब जब मैं सड़क पर आगे बढ़ती हूँ तो मैं असल में अपने जूतों से पृथ्वी को पीछे की तरफ धकेल रही होती हूँ। बिल्कुल। ये मेरी क्रिया है जो पृथ्वी पर हो रही है और बदले में पृथ्वी मेरे जूतों पर उतना ही बल आगे की तरफ लगाती है। ये प्रतिक्रिया है जो मुझ पर हो रही है और इसी प्रतिक्रिया की वजह से मैं आगे बढ़ पाती हूँ। एकदम सही। लेकिन यहाँ कोई ये भी तो पूछ सकता है कि अगर आप पृथ्वी को पीछे धकेल रही हैं तो पृथ्वी पीछे क्यों नहीं खिसकती? हाँ, क्योंकि बल तो दोनों तरफ बराबर है। मैंने 50 का बल लगाया तो पृथ्वी पर भी 50 का बल लगा। बल बराबर है, लेकिन जरा दूसरे नियम को याद कीजिए। बल का प्रभाव किस चीज पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। बिल्कुल, द्रव्यमान पर। आपका द्रव्यमान पृथ्वी के विशाल द्रव्यमान के सामने एकदम नगण्य है, 0 के बराबर है। इसलिए पृथ्वी द्वारा आप पर लगाया गया 50 यूनिट का बल आपको तो आसानी से आगे बढ़ा देता है। लेकिन मेरे द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया 50 यूनिट का बल पृथ्वी के इतने विशाल मास के कारण उसमें कोई त्वरण या एक्सेलरेशन पैदा ही नहीं कर पाता। एकदम सही पकड़ा आपने। ये तो पानी में तैरने जैसा ही हुआ ना। मतलब एक तैराक पानी को अपने हाथों से पीछे की तरफ धकेलता है और पानी की जो प्रतिक्रिया होती है वो तैराक को आगे की तरफ धकेलती है। बिल्कुल, ये भी वही है। या फिर एक मिनट, अगर हम अंतरिक्ष में उड़ने वाले रॉकेट को देखें, अंतरिक्ष में तो कोई हवा भी नहीं होती जिसे रॉकेट धकेल सके, तो वहां तो फ्रिक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो रॉकेट आगे कैसे बढ़ता है? देखिए, तीसरे नियम का सबसे शुद्ध और सबसे खूबसूरत रूप है। देखिए, रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए बाहर की किसी हवा या चीज को धकेलने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, तो फिर वो धकेलता किसे है? वो अपने खुद के ईंधन को जलाता है और अत्यधिक तेज गति से गर्म गैसों को पीछे की तरफ बाहर फेंकता है। ओह, ये क्रिया है जो गैसों पर की गई और प्रतिक्रिया के रूप में वे तेजी से बाहर निकलती गैसें रॉकेट पर आगे की तरफ एक जोरदार बल लगाती हैं और इसी वजह से रॉकेट अंतरिक्ष के उस वैक्यूम में निर्वात में भी तेजी से आगे बढ़ता चला जाता है। क्या बात है। और मुझे लगता है बंदूक चलने पर जो झटका लगता है जिसे हम रिकॉइल कहते हैं, वो भी यही चीज है। एकदम। जब कोई बंदूक चलाता है तो बारूद का विस्फोट गोली को बहुत अधिक बल से आगे की तरफ धकेलता है। प्रतिक्रिया स्वरूप गोली बंदूक को उतने ही बल से पीछे धकेलती है। लेकिन क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली की तुलना में बहुत भारी होता है, इसलिए बंदूक गोली की तरह मीलों दूर नहीं जाती। वो बस चलाने वाले के कंधे पर एक झटका देती है। यही कारण है कि भारी बंदूकों से फायर करते समय उन्हें कंधे से सटाकर बहुत मजबूती से पकड़ने की सलाह दी जाती है।
ताकि शरीर का द्रव्यमान भी बंदूक के द्रव्यमान के साथ जुड़ जाए। बिल्कुल, ताकि कुल द्रव्यमान बढ़ जाए और पीछे की ओर होने वाला जो त्वरण है वो कम हो जाए और इंसान को चोट ना लगे। इन सभी बातों को सुनकर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक ऐसे जाल में रह रहे हैं जहां कुछ भी अलग थलग नहीं है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, प्रकृति का अपना एक बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित जाल है। इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि न्यूटन के ये 3 नियम और गैलीलियो की वो दूरदर्शिता, ये केवल विज्ञान की किताबों में लिखे कुछ बोरिंग सिद्धांत नहीं है। ये वो नियम है जो ये तय करते हैं कि जब एक पत्ता पेड़ से गिरेगा तो क्या होगा, या जब 2 ग्रह अंतरिक्ष में एक दूसरे के करीब से गुजरेंगे तो क्या होगा। सही कहा, प्रकृति एक बहुत ही सख्त नियम पुस्तिका का पालन करती है। बल हमेशा जोड़ों में ही होंगे, मोमेंटम हमेशा द्रव्यमान और गति का ही परिणाम होगा, और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के चीजें अपनी उसी स्थिति में बनी रहेंगी। मतलब जब हम इन नियमों को गहराई से समझ लेते हैं तो हमारे आसपास होने वाली हर एक घटना कोई जादू या रहस्य न रहकर एक तार्किक प्रक्रिया बन जाती है। और विज्ञान का असली मजा यही तो है, अदृश्य को दृश्य बनाना, उसे अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखना। बिल्कुल। तो अगली बार जब आप किसी चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगने पर थोड़ा आगे की तरफ झुकें या किसी को भारी सामान खिसकाते हुए देखें तो ये याद रखिएगा कि वहां सिर्फ भौतिक चीजें नहीं हैं, वहां हमारे ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी नियम काम कर रहे हैं। जड़त तो अपना काम कर रहा है और सतहों के बीच का खुरदरापन घर्षण पैदा कर रहा है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बड़ा दार्शनिक सवाल है जो मेरे दिमाग में आ रहा है और मुझे लगता है कि इस पे हम सबको सोचना चाहिए। बताइए वो क्या है? हमने गैलीलियो के उस अद्भुत प्रयोग के बारे में विस्तार से बात की है ना जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि बाहरी बल शून्य हो, यानी घर्षण बिल्कुल भी न हो, तो चीजें हमेशा एक समान गति से एक सीधी रेखा में अनंत काल तक चलती रहेंगी, वो कभी नहीं रुकेंगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर हम अपनी वास्तविकता को देखें, इस असल दुनिया को देखें, तो हवा का प्रतिरोध, जमीन का घर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ये बल तो हमेशा हर जगह मौजूद है। ये तो सच है। हमारे इस ब्रह्मांड में पूरी तरह से शून्य बाहरी बल या पूर्ण घर्षण रहित सतह जैसी कोई चीज मौजूद ही नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि जिसे विज्ञान विशुद्ध रूप से एक समान गति या परफेक्टली यूनिफॉर्म मोशन कहता है, वो केवल गणित के पन्नों पर मौजूद एक कल्पना मात्र है? ये बहुत ही गहरा विचार है। क्या वो एक ऐसा आदर्श स्वप्न है जो हमारी इस घर्षण और उलझनों से भरी वास्तविक दुनिया में कभी साकार हो ही नहीं सकता? तो इसी विचार के साथ हम अपने इस गहन विश्लेषण को आज यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।